जी गाइस, वेलकम टू लर्न फॉर मास्टरी। मैं डॉक्टर पंकज बाला। तो गाइस, आज फिर से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं। हम कोग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। हमने मीनिंग अच्छे से कर लिया, हमने डेफिनेशंस कर लिए हैं। अब हमने स्टार्ट किया हुआ है रिसर्च मेथड्स इन कोग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है गाइस, थोड़ा सा हमने कल पढ़ा था कि डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट टाइप की रिसर्च मेथडोलॉजी है वो यूज़ होती है। तो आज हम फर्दर उसको कंटिन्यू करते हैं। Research methods in cognitive psychology. रिसर्च गोल्स ऑफ एवरी फील्ड अचीव्ड बाय अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी। ठीक है गाइस, फर्स्ट पॉइंट हमने इसमें देखा कि किसी भी फील्ड के जो रिसर्च गोल्स हैं उसके लिए एक अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी चाहिए होती है। तो रिसर्च गोल्स या रिसर्च पर्पस जो भी हमने अचीव करने होते हैं उसके लिए अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। लेकिन मेथोडोलॉजी के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो रिसर्च गोल्स हैं ये कौन कौन से होते हैं। तो गाइस, हम जल्दी से एक नज़र मार लेते हैं रिसर्च गोल्स पे बिफोर स्टार्टिंग आर रिसर्च मेथड्स। तो गाइस चलो देखते हैं गोल्स ऑफ रिसर्च इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी ही पढ़ेंगे कि गोल्स ऑफ रिसर्च इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या होता है। डेटा गैदरिंग, ये गाइस वैसे ये एक जर्नल गोल ही है जो सभी रिसर्चेज में होता है, लेकिन हमारे जो माइंड में जो रहेगा मेन फोकस वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे ही है। तो इसमें भी जो हमारा फर्स्ट कह लो या कुछ भी कह लो, एक इम्पॉर्टेंट जो गोल है वो रहता है डेटा गैदर। डेटा चाहिए होता है, उसी को एनालाइज करके फिर हमारी रिसर्च होती है। डेटा गैदरिंग is one of the important goal. Then data analysis, then हमारे पास होता है थ्योरी डेवलपमेंट। ठीक है, डेटा गैदर हो गया, उसको एनालाइज कर रही है, उसके बाद उसके ऊपर हमने थ्योरी डेवलपमेंट का भी एक गोल होता है, क्योंकि इतना सारा काम करने का पर्पज ही क्या है अगर कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुई, कोई थ्योरी कोई पोस्टुलेट ही नहीं बना तो। ठीक है, फर्दर हमारा होता है जो मेन गोल रिसर्च का वो होता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। जो डेटा हम गैदर करते हैं उसी पे बेस्ड होती है हमारी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन भी। हाइपोथेसिस क्या होता है? ये एक तरह के रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम लोग बाद में टेस्ट करते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। और इसको डिटेल में गाइस हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला जो मैं सीरीज स्टार्ट करूंगी उसमें करेंगे। फिलहाल के लिए गोल्स में आप इसको ऐसे ही पढ़ लो कि ये वन ऑफ द मोस्ट गोल है ऑफ रिसर्च। देन हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के बाद हाइपोथेसिस को हमने फॉर्मुलेट कर दिया, अब उसकी टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग आ गई। देन अब टेस्टिंग होगी, उसके बाद क्या होता है इम्प्लीकेशन और एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। जो भी रिसर्च में हमने फाइंड किया उसको इम्प्लीमेंट करना भी वन ऑफ द मेन गोल है रिसर्च का। देन अभी हम बात जैसे कर रहे हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फील्ड में बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का जो एक मेन जो है फोकस होता है वो कीन होते हैं टूवर्ड्स फाइंड हाउ एंड व्हाई वी थिंक। ये भी उनका रिसर्च का एक मेन गोल होता है। इस फील्ड में भी उनका एक मेन फोकस रहता है रिसर्च करने का, किनका? कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का। ठीक है गाइस, फर्दर जो उनका मेन गोल होता है कि वो इस चीज़ को भी और ज़्यादा इलेबोरेट करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं। किसको? कॉग्निशन को। वो कॉग्निशन के फील्ड में और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं और ज़्यादा थ्योरीज डेवलप करना चाहते हैं एंड डिस्क्राइब करना चाहते हैं टू इलेबोरेट द टर्म कॉग्निशन। ठीक है गाइस, ये इसके मेन गोल्स आगे रिसर्च के। और फर्दर जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिसर्च मेथड्स का। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिसर्च मेथड्स के ऊपर जो मैंने क्वेश्चन है पुराने क्वेश्चन पेपर्स में इसको देखा है। गाइस, मैंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो नहीं देखा, हाँ, लेकिन 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने देखा है पेपर्स में, पुराने पेपर्स में जो 10 ईयर के पेपर होते हैं मोस्टली, तो उनमें ये आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी इसके रिसर्च मेथड्स देख लेते हैं हम लोग। इसका फर्स्ट रिसर्च मेथड आ गया जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का, दैट इज लेबोरेटरी और अदर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, जहाँ इसको आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड भी बोलते हो। आपका नेक्स्ट जी है हमारा साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च, देन सेल्फ रिपोर्ट्स, केस स्टडीज एंड नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस, देन कंप्यूटर सिमुलेशंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपके मेन जो हैं रिसर्च मेथड्स रहेंगे इन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब हम इनको 1 by 1 करके एक्सप्लेन कर लेंगे।
फर्स्ट जैसे हमारा गाइस है लेबोरेटरी और अदर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, जहाँ मैंने आपको बताया इसको एम्पिरिकल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड भी हम कहते हैं। और हमें मेन पता ही है कि इस फील्ड में जो कोग्निटिव साइकोलॉजी की फील्ड में है उसमें एक्सपेरिमेंट्स मोस्टली किस पे होते हैं, ऑन ह्यूमन बिहेवियर पे होते हैं। क्यों, वो भी हमने मीनिंग में एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है, कि जो कोग्निटिव साइकोलॉजी है वो है स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस और जो ह्यूमन बिहेवियर है इट इज अ कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। इसीलिए जो हमारी रिसर्चेज है उसका जो मेन एरिया रहेगा, कोर एरिया जो रहेगा वो क्या रहेगा, ह्यूमन बिहेवियर। इसी पे सारी रिसर्चेज होती हैं, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है तो इससे क्लियर होगा कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे तो वो कहाँ होंगे, वो कंट्रोल्ड एंड लेबोरेटरी सेटिंग्स में होंगे। इसलिए जो इसमें एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कंडक्ट होते हैं इन कंट्रोल्ड एंड लेबोरेटरी सेटिंग्स, ठीक है गाइस। फर्दर है कि जो एक्सपेरिमेंटर है उससे जितने ज़्यादा हो सके वो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट उतने ज़्यादा आस्पेक्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि जितने वो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं जो मतलब जो आपकी स्टडी को इंटरवेन करते हैं, मींस उसमें कुछ रेजिस्टेंस लगाते हैं, मतलब फाइंडिंग्स में चांसेस होते हैं कि उनकी वजह से फाइंडिंग्स सही नहीं आएंगी, तो उनको वो जो एक्सपेरिमेंटर हैं वो कंट्रोल करते हैं। गाइस इसका मैं थोड़ा सा आपको मतलब एग्जांपल से जैसे बताना चाहूँगी। मींस कि जैसे समझ लो कि आप एक रिसर्च कर रहे हो जिसमें आप अब देख रहे हो कि हाउ एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स अफेक्ट आवर मेमोरी, कि मेमोरी पे एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स का जो इफेक्ट क्या है इसको आप चेक कर रहे हो। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंटर है वो क्या क्या कंट्रोल कर सकता है। एक तो वो मतलब मोबाइल यूज आवर्स को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं ना कि एक उसने सैंपल में जो एलिमेंट उठा लिया कि जो सिर्फ दिन में 1 ही घंटा मोबाइल चला रहा है और दूसरा वो उठा रहा है कि जो दिन में 5-5, 6-6 घंटे मोबाइल चला रहा है। तो इससे भी जो रिजल्ट्स हैं वो वेरी करेंगे, तो इस चीज को वो कंट्रोल करेगा। और दूसरा वो एज को भी कंट्रोल कर सकता है। एज भी इसमें एक जैसे इंटरवेनिंग वेरिएबल रहेगा, वो भी रुकावट डाल सकता है, क्योंकि गाइस हमें पता है कि विद द एज की जो हमारी मेमोरी है वो डिक्लाइन होती जाती है, ठीक है। ओल्ड एज में आपने देखा होगा जो हमारी मतलब दादा हैं, दादी हैं, ठीक है, जहाँ नाना नानी जो भी ओल्ड पर्सन घर पे हैं उन देखा होगा वो थोड़ा हमारे कंपेरेटिव थोड़ा ज़्यादा जल्दी भूल जाते हैं वो चीज़ें रख के। तो इसीलिए वो गाइस हमें ही बोलते हैं कि हमारा चश्मा देख दो कहाँ है, ठीक है, ऐसी चीज़ें। तो इसलिए जो एक्सपेरिमेंटर हैं वो कुछ चीज़ों को जैसे कंट्रोल करता है। जी गाइस, एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंडर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि इसमें 2 टाइप के वेरिएबल रहते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट जो देखा जाता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखा जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन ऑन मेंटल हेल्थ करके, तो इसमें जो एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और उसका इफेक्ट हम जिस पे देख रहे हैं जैसे मेंटल हेल्थ, तो वो आपका रहेगा मेंटल हेल्थ कह लो या मेमोरी कह लो, कोई भी वेरिएबल है तो वो आपका रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये 2 टाइप्स की वेरिएबल होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, और इनकी मतलब जो नंबरिंग है वो वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, कि आप कहीं कैसी रिसर्च कर रहे हो। तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट तो मस्ट ही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंडर आएगा रैंडम एंड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। जो सैंपल है वो आपका रैंडम होना चाहिए और जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, कि जो आप पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। रैंडम सैंपल होता है गाइस जिसमें मतलब ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल का जो चांस रहता है कि वो उसका सिलेक्शन में चांस रहता है, कि ऐसे नहीं है कि किसी तरह की कोई बायसनेस है कि जो रिसर्चर है उसने मतलब अपनी मर्जी से ऐसे कैसे भी सैंपल उठा लिया। तो ये रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ये सारी सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, ये भी फर्दर रिसर्च मेथड्स में ही हम इसको फर्दर ज़्यादा एलेबोरेट करके करेंगे। फिलहाल तो हम जैसे रिसर्च मेथड्स कर रहे हैं तो इतना ही करते हैं, ठीक है। तो लास्टली जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है, इन सारे पॉइंट्स के साथ जो लास्ट हम रिजल्ट निकालते हैं वो क्या होता है कि इसमें फिर जो एग्जामिनर है वो क्या चीज़ एनालाइज करता है, या क्या चीज़ वो डिस्क्लोज करता है, वो देखता है इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी इफेक्ट आया वो हमारा जो है वो एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसका रिजल्ट रहेगा, ठीक है। कि जो भी
हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो टाइप के वेरिएबल होते हैं। जो भी इंडिपेंडेंट का इफेक्ट डिपेंडेंट पे निकल के आएगा लास्ट में, वही हमारी जो रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसका रिजल्ट रहेगा। तो गाइस आज का वीडियो जो है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो जो नेक्स्ट है साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो प्लीज़ कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। ओके।